हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 1, जिसका नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे और समझेंगे। हम यहाँ पे अपना स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट। ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ओवरव्यू को समझते हैं। ओवरव्यू का मतलब होता है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे और क्या क्या चीज़ जानेंगे। चैप्टर में हमें समझने को मिलेगा कि डेमोक्रेसी क्या चीज़ है, इसका फीचर जानने को मिलेगा। इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को जानेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम आसानी से डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच अंतर को बता पाएंगे। इस चैप्टर के लास्ट में हमें जानने को मिलेगा कि डेमोक्रेसी फैली हुई है पूरी दुनिया में, लेकिन डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में फैली क्यों है और डेमोक्रेसी क्यों एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। और हमारा जो पहला टॉपिक है उसका नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। तो इस टॉपिक में हम लोग को बताया गया है कि हम लोग कुछ ना कुछ पहले जरूर पढ़े होंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। तो जितना हम लोग जानते हैं उसी के हिसाब से हम लोग को डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक के जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें कुछ एग्जांपल देना है हमारा। अब हम अपने पहले टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है वाई डिफाइन डेमोक्रेसी। हम लोग डेमोक्रेसी को क्यों ही डिफाइन करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो मैगी द्वारा कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने टीचर से। मैगी को जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है वो समझ में नहीं आई या और उसको पसंद नहीं आई, तो वह अपने टीचर से कुछ क्वेश्चन पूछती है। उसके टीचर उसको पूरा जवाब देती है। तो ये जो पूरी पैराग्राफ दिया हुआ है, जैसे ये पैराग्राफ हो गया, ये पैराग्राफ हो गया, ये पैराग्राफ हो गया, तो इसमें ये इसी को बताया गया हुआ है, इसी को एक्सप्लेन किया गया है। और इस पूरे पैराग्राफ में पढ़ेंगे हम लोग तो हम लोग को पता चलेगा कि इसके लास्ट में यही बताया गया है कि पूरे पैराग्राफ से एक सिंपल डेफिनेशन ही निकल के आती है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है उसके तरफ पहुंचते हैं। ठीक, तो एक जो सिंपल फैक्टर है और जो कॉमन है सारे ही डेमोक्रेसी में, वह यह कि जो गवर्नमेंट है उसको लोग चुनते हैं। इसी की मदद से हम डेमोक्रेसी को डिफाइन कर सकते हैं। इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यह डेफिनेशन हमें मदद करती है कि हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जाने। जैसे जो आर्मी का गोल था म्यांमार में, वह लोगों द्वारा नहीं चुने गए थे। जो डिक्टेटर थे पिनोशे, वह भी लोगों द्वारा नहीं चुने गए थे। लेकिन ये जो सिंपल डेफिनेशन है यह एडिकेट या पर्याप्त नहीं है कि हम लोग इसी से केवल डेमोक्रेसी को डिफाइन कर दें। यह डेफिनेशन हमको बताती है कि डेमोक्रेसी का मतलब या लोगों का शासन है, लेकिन अगर हम केवल इसी डेफिनेशन को यूज़ करेंगे तो हम हर गवर्नमेंट जो कि इलेक्शन से बनी है उसको डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे, जो कि गलत है। आज के समकालीन दुनिया में या फिर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हर सरकार चाहती है कि वह डेमोक्रेटिक कहलाए। हम लोगों को ध्यान से अंतर बताना होगा कि कौन सी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है और कौन सी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं है। तो हम इसको अच्छे से पता कर पाएंगे जब हम लोग फीचर ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है उसका नाम है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था सिंपल डेफिनेशन से। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इस डेफिनेशन के बारे में प्रयास करेंगे कि जो रूलर लिखा है उस डेफिनेशन में वो रूलर कौन है और कैसे हम लोग रूलर को इलेक्ट करेंगे, किस तरीके के इलेक्शन होता है और कैसे इलेक्शन को हम लोग डेमोक्रेटिक कह पाएंगे, कौन ऐसे लोग हैं जो कि रूलर बन सकते हैं या फिर कौन ऐसे लोग हैं जो कि रूलर को इलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री को लीड किया था और अक्टूबर 1999 में। तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को नकार दिया था, ओवरथ्रो कर दिया था, उन्होंने प्रेसिडेंट घोषित किया। बाद में 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार अमेंड किया। अमेंड का मतलब क्या होता है? अमेंड का मतलब होता है कई बार को चेंज करना।
अच्छे काम के लिए भी चेंज हो सकता है, बुरे काम के लिए भी चेंज हो सकता है। तो चेंज होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, अमेंड का मतलब होता है चेंज होना। इस अमेंडमेंट में यह भी था कि प्रेसिडेंट नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस या भंग कर सकता है। जैसे मानो कि हमारे देश में पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली होती है, वैसे ही पाकिस्तान में नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली होती है, तो उसको पाकिस्तान में प्रेसिडेंट डिसमिस या भंग कर सकता है इस ऑर्डर के हिसाब से। इसके बाद पाकिस्तान में इलेक्शन होता है, तो पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी है, लेकिन जो फाइनल पावर है वह मिलिट्री के हाथ में है, या फिर जो फाइनल पावर है वो जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में है। तो हमारे पास बहुत सारे रीज़न हैं जिससे हम पाकिस्तान को बोल सकते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन जो मेन रीज़न है वह यह है कि जो लीडर है उसके हाथ में पावर, उसके जो लीडर है उसके हाथ में असली पावर नहीं है। जो असली पावर है वो आर्मी के हाथ में है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे डिक्टेटरशिप और मोनार्चीज में भी है, जिसमें कि इलेक्शन तो होता है लेकिन जो फाइनल पावर होती है वह ऐसे आदमी के पास होती है जो इलेक्ट नहीं होता है, और ऐसे में हम इसको डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते। पाकिस्तान का एग्जाम्पल जानने के साथ ही हम अपने पहले फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पे आते हैं। इसको कहते हैं, जो हमारा पहला फीचर है डेमोक्रेसी का वो यह है कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट बी रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। इसका मतलब यह है कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए वो इलेक्टेड लीडर के हाथ में होना चाहिए। अब हम अपने अगले टॉपिक पे आएंगे जिसका नाम है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। इस टॉपिक में हम फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे चाइना में इलेक्शन रेगुलरली 5 साल पे होता है और उसके पार्लियामेंट को कहते हैं नेशनल पीपल कांग्रेस। जो नेशनल पीपल कांग्रेस है उसके पास पावर है कि वो अपॉइंट करे प्रेसिडेंट की कंट्री को। किसी को भी इलेक्शन लड़ने से पहले किसी भी कैंडिडेट को अप्रूवल लेना पड़ता है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का। जो मेंबर होगा कम्युनिस्ट पार्टी का वही, और या फिर उसके अलायंस में जो पार्टी होगा वही लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं। जो गवर्नमेंट है हमेशा ही कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। ऐसे ही सिंस इंडिपेंडेंस 1930, ऐसे ही जब से मेक्सिको इंडिपेंडेंस हुआ है 1930 से, हर 6 साल पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। जो कंट्री है वो कभी भी मिलिट्री डिक्टेटर के रूल में नहीं रही है, लेकिन साल 2000 तक हर इलेक्शन जो है वो जीता गया है पीआरआई पार्टी की जगह। ओपोजिशन पार्टी इलेक्शन तो लड़ती है लेकिन कभी जीत नहीं पाती है। जो पीआरआई पार्टी है वो जानी जाती है कि बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स यूज करती है इलेक्शन को जीतने के लिए। जो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो अटेंड करते हैं पार्टी की मीटिंग। जो टीचर होते हैं गवर्नमेंट स्कूल के वो फोर्स करते हैं या फिर दबाव डालते हैं पेरेंट्स के ऊपर वो वोट करें पीआरआई पार्टी को। जो मीडिया है वो भी इग्नोर करती है एक्टिविटी अपोजिशन पार्टी की, और वो अपोजिशन को हमेशा क्रिटिसाइज या फिर उनको हमेशा बेकार या भला बुरा ही कहती रहती है। कभी कभी लास्ट मिनट में पोलिंग बूथ जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं ताकि लोग वोट न कर पाएँ। और पीआरआई जो पार्टी है, पीआरआई पार्टी खुद ज़्यादा पैसा खर्च करती है इलेक्शन में। क्या जो ऊपर हम लोग ने एग्जाम्पल पढ़े उसके बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि लोग अपने मनपसंद लीडर को इलेक्ट कर पा रहे हैं? नहीं, एग्जाम्पल पढ़ने के बाद तो एकदम भी नहीं कह सकते। इलेक्शन तो हो रहा है लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है। इसी के साथ हम अपने सेकंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी पे आते हैं, जो कि ये है a democracy must be based on free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing। तो अभी तक हम लोग ने जितना पढ़ा उसको हम लोग अब समराइज करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने दो फीचर्स को पढ़ा, जिसका पहला फीचर ये है, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। जो हमारा दूसरा फीचर है वह यह है, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर द करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।